Hello, my dear students. I welcome you all to Dramatic Science. Today, we will discuss third lecture of Newton's law. Okay, so at first, we will see what will be our today's main topics of discussion. So as you can see, we have all these several topics. First one is conservation of linear momentum. Linear momentum क्या है? That I have discussed in lecture 1 and 2. lecture 1 and 2 का जो link है that will be in the description. पहले उसको देखो, ठीक से समझो, then go for this, right? So second one is LMCP मतलब linear momentum conservation principle from Newton's law. थर्ड वन न्यूटन्स लॉ फ्रॉम एलएमसीपी मतलब रिवर्स कैलकुलेशन होगा, एक बार लीनियर मोमेंटम टू न्यूटन्स लॉ जाएंगे, फिर न्यूटन्स लॉ टू लीनियर मोमेंटम आएंगे, राइट? नेक्स्ट वन इज रिकॉयल ऑफ गन, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट, रियली इंटरेस्टिंग थिंग, वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक। एक्सीलरेशन ऑफ रॉकेट मतलब रॉकेट का जो एक्सीलरेशन है ऊपर जाने के लिए, वी विल कैलकुलेट दैट, उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड बर्न आउट स्पीड मतलब रॉकेट का एक मैक्सिमम वेलोसिटी होता है दैट इज कॉल्ड बर्न आउट स्पीड, उसको भी कैलकुलेट करेंगे। एंड अ कॉन्सेप्ट अबाउट जेट्स, जेट्स मतलब जेट प्लेन, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट, let's start with the conservation of linear momentum. So now we have the first topic, that is linear momentum conservation principle. Basically what is linear momentum? Linear momentum मतलब mass into velocity, m into v. क्या होगा इधर, क्या कंसेप्ट स्टडी करेंगे? बेसिकली लीनियर मोमेंटम जो है दैट रिमेन्स कांस्टेंट, उसको स्टडी करेंगे। सो स्टेटमेंट क्या है? विदाउट द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स मतलब बाहर से कोई फोर्स नहीं आएगा, ऑन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मतलब काफ़ी सारा पार्टिकल्स होगा, काफ़ी सारा बॉडीज होगा। इट्स टोटल linear momentum that is in value and direction remains constant. That means एक सिस्टम होगा जिसमें काफ़ी सारा पार्टिकल होगा, उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा, then linear momentum of that system will remain constant, right? So description क्या है? This two, that is m1 and m2 are simple two body. This m1 and m2 are two body. m1 is moving suppose with velocity u1 and m2 is moving suppose with velocity u2. इन दोनों का एक कॉलिशन स्टडी करेंगे। सो दिस डायग्राम इज बिफोर कॉलिशन। इन कॉलिशन में क्या होगा, दोनों जस्ट कोलाइड करेगा, and after collision m1 moves with velocity v1 and m2 moves with velocity v2, right? So this one is after collision. Now initial momentum क्या होगा? सिंपली m1 के लिए m1 u1 मास इंटू वेलोसिटी, m2 के लिए m2 इंटू v2। सिमिलरली फाइनल मोमेंटम m1 v1 फॉर द मास, ये जो फास्ट मास है इसके लिए क्या होगा, m1 इंटू v1 एंड फॉर द सेकेंड मास m2 इंटू v2, राइट? सो फ्रॉम दिस कंजर्वेशन प्रिंसिपल, इफ एफ ई एक्स टी मतलब एफ एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल अगर जीरो होगा, अगर एब्सेंस होगा, देन initial momentum equals to final momentum, p1 equals to p2, right? So this one is the formula, m1 u1 plus m2 u2 equals to m1 v1 plus m2 v2. अगर इसके बाद कोई और स्टेज लेंगे लाइक m3 v3 एंड नो सो ऑन, तो वो भी कांस्टेंट होगा। सो वी कैन से p1 प्लस p2 दिस रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम तो सेम है ही, और वो दोनों कांस्टेंट भी है, दैट्स वाई उन दोनों का एडिशन विल ऑल्सो रिमेन कांस्टेंट, राइट? सो दिस वन इज लिनियर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल। नाउ क्या करेंगे, वेरीफाई एलएमसीपी मतलब लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल को वेरीफाई करेंगे बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था? एक्शन इक्वल्स टू माइनस रिएक्शन। सो उसके मदद से वी विल प्रूव लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल। फाइन। सो डायग्राम सेम होगा, सेम डायग्राम। वी आर कंसिडरिंग फोर्स ऑन m2 बाई m1 मतलब जो m2 मास है, m2 मास के ऊपर m1 ने फोर्स दिया, m1 गिव फोर्स टू m2, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? F21, इसको याद रखना, m2 बाई m1 दैट्स वाई 21। उल्टा क्या होगा, m1 बाई m2 F12, राइट? ये कंसेप्ट क्लास 12 में भी इंपॉर्टेंट है, किसके ऊपर किसने फोर्स दिया। सो ऑन m1 बाई m2 दैट्स वाई 12, ऑन m2 बाई m1 दैट्स वाई 21, फाइन।
सो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ एक होगा एक्शन और एक होगा रिएक्शन, दैट्स वाई F21 को अगर एक्शन पकड़ेंगे देन F12 विल बी रिएक्शन एंड एक्शन इक्वल्स टू माइनस ऑफ रिएक्शन, दैट्स वाई दिस इक्वेशन। अच्छा F21 को क्या लिखा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ M2। ध्यान से F21 जो फोर्स है ये किसके ऊपर अप्लाई हुआ, ऑन M2 के ऊपर ये फोर्स अप्लाई हुआ, राइट। सो ये जो फोर्स है ये फोर्स किसका मोमेंटम चेंज कैलकुलेट करेगा, सिंपली M2 का, दैट्स वाई मोमेंटम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ M2, राइट, दैट इज dP2/dt। सिमिलरली F1 किसके ऊपर अप्लाई हुआ, F12 बेसिकली F12 किसके ऊपर अप्लाई हुआ, M1 के ऊपर, दैट्स वाई रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ M1 सिंपली dP1/dt। ओके, सो ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में ये दोनों वैल्यू पुट कर देंगे, फाइन। तो देखो ऐसा आएगा dP2/dt इक्वल्स टू माइनस dP1/dt, एक तरफ लेके आए d/dt कॉमन लिया, ब्रैकेट लेके P2 वेक्टर प्लस P1 वेक्टर, इधर इसको याद रखना होगा कि हम लोगों ने इंटीग्रेशन किया तो इंटीग्रेशन करने के बाद डायरेक्ट पुट कर देंगे P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर इक्वल टू कांस्टेंट। यू कैन आस्क व्हाई, इंटीग्रेशन बेसिकली क्लास 12 में है, ये स्टेप अभी के लिए याद रखो, या फिर नो ऐसे समझ सकते हो कि ये जो जीरो है, जीरो को अगर इंटीग्रेशन करेंगे देन वी विल गेट कांस्टेंट। ये जो जीरो है, जीरो को अगर इंटीग्रेशन करेंगे देन वी विल गेट कांस्टेंट, और ये जो d/dt है ये इंटीग्रेशन करने से चला जाएगा, एंड ये जो जीरो है, जीरो को इंटीग्रेट करने के बाद कांस्टेंट आता है। यू कैन रिमेंबर लाइक दिस, राइट। सो P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर, दैट इज एक का मोमेंटम दूसरे का मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, सो दिस वन इज लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल। अगर इसका उल्टा करना चाहे, मतलब फ्रॉम दिस, मतलब इधर से अगर इधर जाने की कोशिश करे, फ्रॉम मोमेंटम कंजर्वेशन टू थर्ड लॉ, वो कैसे हो सकता है, वो है नेक्स्ट स्लाइड में, दिस वन, एंड दैट्स अ होमवर्क फॉर यू। वेरीफाई न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम LMCP, मतलब न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन प्रूव करना है फ्रॉम LMCP। मतलब ये जो हम लोगों ने देखा, इसको इरेज करते हैं लाइक दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला की मदद से आप लोगों को ये प्रूव करना है F21 माइनस ऑफ F12। थोड़ा बहुत स्टेप में चेंजेस होगा, ट्राई करो, राइट, मुझे सेंड करो, आई विल चेक दैट। नेक्स्ट इज द रिकॉयल ऑफ गन और कैनॉन। आई थिंक यू हैव सीन इन फिल्म, और या फिर नो काफ़ी सारा वीडियोज़ में देखो कि जब कैनॉन फायर होता है तब कैनॉन पीछे हट जाता है, और या फिर जब बुलेट से कोई मतलब बुलेट गन से, बेसिकली गन से जब कोई बुलेट फायर होता है, वो जो गन है वो पीछे चला जाता है, दैट इज कॉल्ड रिकॉयल ऑफ गन एंड कैनॉन। हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, वो जो कैनॉन है या फिर गन है उसका वो बैकवर्ड वेलोसिटी, पीछे जाने का जो वेलोसिटी है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो मास ऑफ द गन का मास क्या है m, बुलेट का मास स्मॉल m। इनिशियली अगर पकड़ोगे देन डेफिनेटली दोनों का वेलोसिटी जीरो है, दोनों तो इनिशियल रेस्ट में है, दैट्स वाई इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बोथ इज जीरो। दैट मीन्स वी कैन कंसीडर उसका इनिशियल मोमेंटम भी जीरो होगा। अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा तो डेफिनेटली इनिशियल मोमेंटम भी जीरो होगा, दैट इज P1 इक्वल्स टू जीरो, राइट। अच्छा, फाइनली आफ्टर फायरिंग जो गन का वेलोसिटी है दैट इज v, एंड जो बुलेट का वेलोसिटी है दैट इज स्मॉल v, ये स्मॉल v है, राइट। सो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, सिंपली mv प्लस mv, कैपिटल mv प्लस स्मॉल mv। इफ वी कंसिडर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल का फंडा क्या था, इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, कंडीशन क्या था, एक्सटर्नल फोर्स विल बी एब्सेंट। सो P1 इक्वल्स टू P2, सिंपली वैल्यू पुट करके कैपिटल V दैट इज द रिकॉयल वेलोसिटी, ये स्मॉल v होगा, कैपिटल V इक्वल्स टू माइनस स्मॉल mv बाई कैपिटल M, राइट। सो इधर से एक चीज समझ में आया कि ये जो कैपिटल V है और ये जो स्मॉल v है, इन दोनों का डायरेक्शन विल बी रिवर्स्ड, क्योंकि एक माइनस मौजूद है। देखो, दिस नेगेटिव साइन सिग्निफाइज दैट स्मॉल v एंड कैपिटल V आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इन रियल लाइफ ऐसा ही होता है, अगर बुलेट फ्रंट साइड में जाएगा तो जो गन है दैट विल गो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। सो दिस वन इज कॉल्ड रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ द गन और ऑफ द कैनन, फाइन। नेक्स्ट, रॉकेट, बड़ा मजा आएगा, रॉकेट इज रियली इंटरेस्टिंग थिंग।
सो एक राफ डायग्राम मैंने ड्रॉ किया. डायग्राम शायद मतलब उतना अच्छा नहीं होगा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो दिस वन इज अ बेसिक डायग्राम. जो पहला पिक्चर है, दिस वन इज द बेसिक डायग्राम ऑफ रॉकेट. दिस वन इज द डिरेक्शन, किस डिरेक्शन में रॉकेट जा रहा है, लाइक दिस. ओके, सो रॉकेट का जो वेलोसिटी है इनिशियली, दैट इज v, बेसिकली स्मॉल v. रॉकेट का बेसिकली 3 चेम्बर्स होता है, ए, बी एंड सी. और ये जो पूरा रॉकेट का मास एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट इज m, राइट. ये जो पीछे का पोर्शन है, दिस वन इज कॉल्ड एग्जॉस्ट नोजल. यहाँ से जो वो क्या बोलेंगे, स्मोक निकलता है ताकि रॉकेट सामने जा पाए. सो दिस वन इज कॉल्ड एग्जॉस्ट नोजल. ए चेम्बर इज कॉल्ड कंबशन चेम्बर. यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली जो फ्यूल से उसका कंबशन होगा. बी जो सेकंड चेम्बर, दैट इज कॉल्ड लिक्विड ऑक्सीजन चेम्बर. रॉकेट में बेसिकली लिक्विड ऑक्सीजन यूज करते हैं. लिक्विड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बोथ आर गुड. और ये जो सी चेम्बर है, थर्ड चेम्बर, दैट इज लिक्विड फ्यूल चेम्बर. तो बेसिकली तीनों चेम्बर होता है मेनली. ये सिंप्लीफाइड रॉकेट डायग्राम है, इसका मॉडिफाइड वर्जन भी है, लेकिन फर्स्ट इनिशियल को समझ लेते हैं. सो सेकेंड पिक्चर का क्या डिस्क्रिप्शन है, आफ्टर सर्टन टाइम ये जो नोजल से dm मास सपोज निकल गया, देन रॉकेट का मास डिक्रीज हो गया, m माइनस डी, क्योंकि फ्यूल तो बर्न होगा ना, दैट्स वाई रॉकेट का जो टोटल मास है वो डिक्रीज होगा. एंड वन इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट इफ मास डिक्रीजेज देन वेलोसिटी इंक्रीजेस. अगर सोच के देखो, यू आर कैरिंग अ बैग ऑफ 10 kg इन योर शोल्डर. सो 10 kg का बैग आपके शोल्डर में है. अगर उसका वेट कम कर दिया जाए टू 5 kg, देन यू विल मूव फास्टर. सो दैट्स वाई मास डिक्रीज हो जाएगा, देन रॉकेट विल मूव फास्टर. उसका वेलोसिटी इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, v प्लस dv, राइट. सो पहले वर्किंग प्रिंसिपल को समझो. लिक्विड फ्यूल एंड लिक्विड ऑक्सीजन कम टू द कंबशन चेम्बर. मतलब ये जो बी चेम्बर है और सी चेम्बर है, लिक्विड ऑक्सीजन एंड लिक्विड फ्यूल, एक पाइप होके ये जो ए चेम्बर है कंबशन चेम्बर में आता है. अ स्पार्क इज क्रिएटेड इन इट. रॉकेट के अंदर ही मतलब स्पार्क करने का प्रोसीड्यूर मैकेनिज्म मौजूद है. एंड दोस लिक्विड बार्न होगा एंड क्रिएट हाई टेम्परेचर गैस. डेफिनेटली लिक्विड अगर बार्न होगा तो गैस क्रिएट होगा, और उसका प्रेशर भी ज़्यादा होता है. हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर का गैस कंबशन चेम्बर के अंदर क्रिएट होता है. दिस गैस एग्जिट फ्रॉम द एग्जॉस्ट नोजल. एग्जॉस्ट नोजल से वो गैस बाहर आएगा विथ हाई वेलोसिटी. हाई वेलोसिटी क्यों होगा, बेसिकली प्रेशर तो ज़्यादा है, तो डेफिनेटली ये जो एग्जॉस्ट नोजल से जो गैस आएगा उसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा. वेलोसिटी ज़्यादा होगा मतलब मोमेंटम ज़्यादा होगा. मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी. तो वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो मोमेंटम ज़्यादा होगा. दैट क्रिएट्स हाई मोमेंटम. डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू मोमेंटम कंजर्वेशन, रॉकेट गेट्स सेम अमाउंट ऑफ मोमेंटम इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. ओके, मतलब जिस मोमेंटम से ये नोजल से बेसिकली गैस बाहर आएगा, उसी मोमेंटम में रॉकेट सामने जाएगा. दिस वन इज मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल. और रॉकेट का वेलोसिटी भी हाई होगा. क्यों, क्योंकि जो नोजल से जो गैस आ रहा है उसका भी वेलोसिटी हाई है. दिस वन इज सिंपली द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट. Now we will calculate the acceleration of the rocket. I think after calculating it, you can apply to NASA. So consider at any time t. हम लोगों ने एक इनिशियल टाइम कंसिडर किया, दैट इज t. रॉकेट का जो मास है विथ फ्यूल, दैट इज m, उसका वेलोसिटी है v. सो मोमेंटम विल बी mv. से एट स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, एक छोटा सा टाइम लैप्स हम लोगों ने कंसिडर किया, दैट इज dt. द अमाउंट ऑफ गैस एमिटेड फ्रॉम द रॉकेट dm, जो पिक्चर में था, रॉकेट ने कितना गैस एमिट किया dm. एंड वो जो मतलब गैस का वेलोसिटी है दैट इज u. गैस का जो वेलोसिटी है दैट इज u विथ रेस्पेक्ट टू रॉकेट, राइट. अब जो अर्थ में जो ऑब्जर्वर है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ. अर्थ में जो ऑब्जर्वर है उसको लगेगा कि वो जो नोजल से गैस आ रहा है उसका वेलोसिटी इज समथिंग लाइक दिस, v माइनस यू. ये मतलब रियलिस्टिकली एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है. v माइनस यू मतलब रॉकेट का वेलोसिटी माइनस गैस का वेलोसिटी, दैट विल बी व्यूड बाय द ऑब्जर्वर जो ग्राउंड में है, जो अर्थ में है, राइट. सो उसका मोमेंटम क्या होगा, बेसिकली m v माइनस यू
एम वी माइनस यू मास इंटू वेलोसिटी। नेक्स्ट आप टाइम इंटरवल डी टी को कंसिडर किया, डी टी को कंसिडर करेंगे, सो देन डेफिनेटली मास ऑफ द रॉकेट विथ फ्यूल डिक्रीज हो गया, एम माइनस डी वी, वेलोसिटी इंक्रीज हो गया, तो सिंपली मोमेंटम क्या होगा, एम माइनस डी एम वी प्लस डी वी। तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, पी टू माइनस पी वन, पी टू मतलब दिस वन, पी वन मतलब, अच्छा पी वन में एक ट्विस्ट है, एम भी ये किसका मोमेंटम है, मोमेंटम ऑफ द रॉकेट, v माइनस यू इंटू डी एम ये किसका मोमेंटम है, दैट इज द मोमेंटम ऑफ द बेसिकली नो गैस, अच्छा सॉरी इधर एक डी एम होगा, डी एम ये तो बेसिकली गैस का है, सो गैस का तो मास हम लोगों ने डी एम कंसिडर किया जो एग्जिट हो रहा है, राइट, सो ये होगा डी एम वी माइनस यू। सो सिंपली दोनों को माइनस किया, क्यों माइनस किया, मतलब इनिशियली रॉकेट का मोमेंटम दिस वन और जो गैस निकल रहा है उसका मोमेंटम, क्यों माइनस किया, बेसिकली दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, राइट, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, बेसिकली मोमेंटम ऑपोजिट होगा, दैट्स वाई दोनों को माइनस किया गया। तो सिंपली कैलकुलेट करेंगे लाइक दिस, कैलकुलेट करके ये आएगा, काफ़ी सारा चीज़ कैंसिल हो जाएगा, और डी एम इंटू डी वी, डी एम इंटू डी वी जो टर्म है बेसिकली डी एम भी छोटा है डी वी भी छोटा है, दैट्स वाई उसका नो वैल्यू वी विल कंसीडर टेंस टू जीरो, तो वो कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये वाला टर्म, ये वाला टर्म इसका वैल्यू टेंस टू जीरो कंसीडर करेंगे, क्योंकि दो स्मॉल क्वांटिटी मल्टीप्लाई होगा तो स्मॉल क्वांटिटी ही क्रिएट होगा। सो नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम सिंपली टाइम डी टी से डिवाइड करेंगे, एम डी वी माइनस यू डी एम बाई डी टी। नेक्स्ट फ्रॉम न्यूटन्स नो सेकंड लॉ, फोर्स क्या होगा, सिंपली डी पी बाई डी टी। अच्छा ये जो फोर्स है, दिस फोर्स इज सिंपली माइनस एम जी मतलब वेट ऑफ द रॉकेट, दैट इज द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स ऑफ द अर्थ। एक चीज सोच के देखो, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है रॉकेट का वो तो फ्रंट में है, दैट इज डी पी बाई डी टी, और वो मतलब अर्थ जो है रॉकेट को नीचे की तरफ खींच रहा है, दैट इज एफ एक्सटर्नल माइनस एम जी। वी आर कंसिडरिंग एन इक्विलिब्रियम पोजिशन, हम लोग अगर एक इक्विलिब्रियम पोजीशन कंसिडर करेंगे देन एफ ई एक्स टी इक्वल्स टू डी पी डी टी, राइट। तो सिंपली इधर से एम डी वी बाई डी टी ऐसे लिख सकते हैं, देन डी वी बाई डी टी इक्वल टू दिस एंड दिस वन, डी वी बाई डी टी मतलब एक्सीलरेशन ऑफ द रॉकेट, दैट इज एफ वेक्टर। सो एट ग्रेट हाइट, मतलब ग्रेट हाइट मतलब जब हाइट ज़्यादा होगा तो देन जी इज नेग्लिजिबल, मतलब ये कंसेप्ट हम लोगों को ग्रेविटी में मिलेगा कि अगर हाइट इंक्रीजेस, हाइट अगर इंक्रीज होगा देन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज जी डिक्रीजेस, इफ हाइट इंक्रीजेस देन जी डिक्रीजेस। ये जस्ट रिलेशन याद रख सकते हो, जी प्रोपोर्शनल टू 1/h², ऐसे याद रख सकते हो, लेकिन एक बड़ा सा एक्सप्रेशन है, तो सिंपली अगर हाइट इंक्रीज होगा देन जी विल डिक्रीज, राइट। सो ज़्यादा हाइट में जी विल बी नेग्लिजिबल, देन ये जो टर्म है जी उसको हम नेग्लेक्ट करके ऐसे एफ का वैल्यू निकाल सकते हैं, एंड ये प्रेफरेबली माइनस होगा एज इट इज रिटन, क्यों, क्योंकि एफ रॉकेट का वेलोसिटी और यू किसका वेलोसिटी था, देखो यू किसका वेलोसिटी है, यू इज बेसिकली द वेलोसिटी ऑफ द नोजल जो नो रिवर्स डायरेक्शन में है, मतलब रॉकेट का एक्सीलरेशन और जो गैस का वेलोसिटी वो तो दोनों रिवर्स में है, दैट्स वाई एक माइनस देना विल बी अ वाइज थिंग। सो फ्रॉम हेयर वी कैन से एफ प्रोपोर्शनल टू 1/m, मतलब रॉकेट का मास अगर डिक्रीज होगा देन डेफिनेटली इट्स एक्सीलरेशन विल इंक्रीज, जो मैं पहले बोल रहा था कि मास डिक्रीज होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होगा, एंड इफ वेलोसिटी इंक्रीजेस देन डेफिनेटली एक्सीलरेशन विल इंक्रीज, राइट। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे। अच्छा ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है इसका थोड़ा कंसेप्ट इज डिफरेंट, जो हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में देखा था कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज सिंपली लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल वी डेल एस बाई डेल टी, इसका कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, इधर इंटीग्रेशन का हेल्प लेना होगा। सो एक्सीलरेशन का जो एक्सप्रेशन है दैट इज दिस वन, एफ इक्वल्स टू डी वी डी टी, सिंपली डी वी, ये जो एक्सप्रेशन है देखो डी टी कैंसिल हो जाएगा, सो डी वी इक्वल्स टू माइनस यू डी एम बाई एम। आप क्या करेंगे, वी विल कंसिडर एकदम स्टार्टिंग से करेंगे, एकदम इनिशियल पोजीशन जब टाइम जीरो था, मतलब जब रॉकेट सिंपली ग्राउंड में है,
एट दैट टाइम रॉकेट का जो फ्यूल है और रॉकेट का खुद का मास सबको मिला के टोटल इज एम नॉट। एकदम जब ग्राउंड में है, जब टाइम स्टार्ट ही नहीं हुआ, टी इक्वल्स टू 0, तो उसका मास क्या था, एम नॉट। सो इंटीग्रेट करेंगे लेफ्ट साइड में, ये जो लिमिट है, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज v, लोअर लिमिट इज एम नॉट, अपर लिमिट इज एम। इसका कंसेप्ट क्या है, ध्यान से, जब वेलोसिटी 0 है तब मास क्या है, एम नॉट, मतलब इनिशियल जब ग्राउंड में है। जब वेलोसिटी v हो गया रॉकेट का, तब मास रॉकेट का क्या हुआ, एम। ओके, सो ये जो इंटीग्रेशन है बेसिकली dv का, वो तो सेम आता है, सिंपली v आता है, क्योंकि इसको ऐसे याद रख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ dx इसका होता है x प्लस c। ठीक है, तो सिंपली dv का इंटीग्रेशन विल सिंपली बी v। नाउ माइनस यू है, ये जो dm बाई एम, इंटीग्रेशन dm बाई एम कहाँ पे लिखे, इंटीग्रेशन dx बाई x, इसका इंटीग्रेशन है ln x प्लस c। ln मतलब, ln का वैल्यू आई होप यू नो, log बेस e देकर x। log का बेसिकली 2 बेस होता है, log बेस 10, log बेस e। ln मतलब log बेस e, और ये c इज सिंपली अ कांस्टेंट, अगर लिमिट होगा तो c एब्सेंस होगा। सो इधर क्या है, dm बाई एम, सो dm बाई एम का क्या होगा, ln m, राइट। और साइड में ऐसे ब्रैकेट देखकर लिमिट को लिखा जाता है। अब कंसेप्ट क्या है, एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट मतलब m, लोअर लिमिट मतलब m नॉट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो ln m माइनस ln m नॉट, अपर लिमिट डाल दिया ln m, लोअर लिमिट डाल दिया m नॉट, राइट। सो log a माइनस log b, इसका मतलब क्या है, log a बाई b, दिस वन। सो फ्रॉम दैट वी गेट v लाइक दिस। इधर जो माइनस है, अगर माइनस को log के अंदर घुसा देंगे तो सिंपली m नॉट ऊपर चला जाएगा। ये जो माइनस है, अगर माइनस को log के अंदर इंसर्ट करेंगे, जो नीचे में है वो ऊपर चला जाता है, लाइक दिस वन, m नॉट बाई m। सो दिस वन इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट, मतलब इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में रॉकेट का एकदम इनिशियल मास एट टाइम t इक्वल्स टू 0 इंक्लूडेड है। ओके, सो हियर इज अ नोट, हियर द मास ऑफ द रॉकेट m इक्वल्स टू दिस वन, thus m decreases by time and v increases। अच्छा, ये बस थोड़ा सा कंसेप्ट है। बेसिकली हम लोगों ने जो मतलब कैलकुलेशन स्टार्ट किया था एकदम स्टार्टिंग में, हाँ, हम लोगों ने तो एक टाइम लिया था t, राइट। एक सर्टेन टाइम बाद उसका मास m है, लेकिन वो जो m नॉट है, इधर जो ये m नॉट है, m नॉट किस टाइम में है, 0 टाइम में। सो एज टाइम इंक्रीजेज तो मास तो डिक्रीज होगा। सो m नॉट माइनस dm बाई dt इंटू टी, दिस वन इज द, कितना कम होता है टाइम के हिसाब से, ये ऐसे कैलकुलेट किया जाता है, dm बाई dt इंटू टी। सो डेफिनेटली एज टाइम इंक्रीजेस मास डिक्रीजेस, मास डिक्रीज होगा एंड डेफिनेटली वेलोसिटी विल इंक्रीज, राइट। सो नाउ बर्न आउट स्पीड ऑफ द रॉकेट, व्हेन ऑल फ्यूल ऑफ द रॉकेट गेट्स फिनिश्ड, जब रॉकेट का मतलब सारा फ्यूल खत्म हो जाएगा फ्रॉम चेम्बर बी एंड चेम्बर सी, then the velocity attained by the rocket is called burnout speed। तब रॉकेट का जो velocity होगा that is simply the burnout speed, and preferably याद रखना this will be the maximum velocity। क्यों, क्योंकि velocity तो मास के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जो हम लोगों ने देखा एक्सीलरेशन जो था, दिस वन, एक्सीलरेशन तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। अगर मास डिक्रीज होते 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 एकदम 0 हो जाएगा, मतलब सारा फ्यूल अगर नो बर्न आउट हो जाएगा, देन उसका जो वेलोसिटी होगा दैट विल बी मैक्सिमम, रॉकेट विल मूव इन अ मैक्सिमम वेलोसिटी, राइट। सो दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड बर्न आउट स्पीड। सो कैलकुलेशन क्या है, मास ऑफ द रॉकेट विदाउट फ्यूल इज m, सफिक्स में c, व्हेन m इक्वल्स टू mc द रॉकेट अटेन्स मैक्सिमम वेलोसिटी। अच्छा, रॉकेट का जो एकदम फाइनली विदाउट फ्यूल मास क्या है, mc, जब उसका मास mc होगा तब मैक्सिमम वेलोसिटी आएगा। वी आर कंसिडरिंग रॉकेट का जो फ्यूल था दैट इज mf, इनिशियल फ्यूल एकदम स्टार्टिंग से, तो सिंपली m0 को क्या लिख सकते हैं, mc प्लस mf। क्यों,
क्योंकि सोच के देखो, जब फ्यूल खत्म हो जाएगा तब जो मास होगा दैट विल बी द मास ऑफ द रॉकेट। सिंपली रॉकेट का जो मास है वो मास आएगा, तो दैट इज mc। और स्टार्टिंग में जो हम लोगों ने फ्यूल उस पर इंसर्ट किया था दैट इज mf। तो इनिशियली रॉकेट का मास क्या है, m0 इक्वल टू mc प्लस mf। ओके, सो मैक्सिमम वेलोसिटी कुछ नहीं, बस ये जो एक्सप्रेशन है इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी है उसमें m0 की जगह mc प्लस mf डाल देंगे, m0 की जगह mc प्लस mf डाल देंगे, लाइक दिस वन। vmax इक्वल्स टू u वेक्टर ln mc प्लस mf बाई mc। तो mc mc कैंसिल हो गया, 1 प्लस mf बाई mc। इधर देखो, ये जो नीचे m है इस इक्वेशन में, जो नीचे m है m इक्वल्स टू mc हो गया। क्यों? क्योंकि इधर m इक्वल्स टू mc को पुट करना है, राइट। सो दिस वन इज सिंपली द बर्न आउट वेलोसिटी और स्पीड, यू कैन से दैट इज बर्न आउट जो मोशन है, जब रॉकेट का फ्यूल खत्म हो जाएगा तब रॉकेट का क्या मैक्सिमम वेलोसिटी हो सकता है, वी कैन कैलकुलेट दैट। सिंपली अर्थ में बैठ के कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओके, ये जो फॉर्मूला है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है इसमें u क्या है, u इज सिंपली द नो गैस जो एग्जिट हो रहा था उसका वेलोसिटी। देन mf, mf मतलब किसका वेलोसिटी, दिस वन फ्यूल का इनिशियल मास, बेसिकली मास होगा, एक्सट्रीमली सॉरी मास होगा। ये जो mc मतलब किसका मास, इज गिवन रॉकेट का मास विदाउट फ्यूल, रॉकेट का जो नो हार्ड मटेरियल से उसका मास, राइट। सो नाउ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ जेट, बेसिकली जेट का जो वर्किंग प्रिंसिपल है सेम है, एब्सोल्युटली सेम है, एब्सोल्युटली सेम। व्हाई? बिकॉज जेट में क्या होता है कि बेसिकली एयर को यूज़ किया जाता है, ऑक्सीजन यूज़ किया जाता है जो रॉकेट में नहीं होता। देखो लिखा हुआ है वर्किंग ऑफ जेट प्लेन्स आर ऑलमोस्ट सेम। जेट प्लेन का जो वर्किंग प्रिंसिपल है दोज आर ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ अ रॉकेट, बट हेयर वी यूज एयर्स ऑक्सीजन एज ऑक्सीडाइजर। मतलब बार्न करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एयर का ऑक्सीजन यूज करते हैं, लेकिन याद रखना रॉकेट में ऑक्सीजन यूज नहीं होता, which is absent in rocket. At the case of jets, air is sucked by a compressor. जेट में क्या होता है कि एक कंप्रेसर होता है जेट प्लेन के अंदर, वो क्या करता है कि बाहर से एक्सटर्नली एयर को सक करता है अंदर की तरफ, एंड इंटरनली इट इज compressed at 4 times than the air pressure. This one is important. वो जो कंप्रेसर है जेट के अंदर, जेट प्लेन के अंदर, वो क्या करता है कि वो बाहर का जो एयर है उसको अंदर में सक करता है, इंसर्ट करता है, और उसका जो कॉम्प्रेशन रेशियो है दैट इज सिंपली 4 टाइम्स। मतलब काफ़ी एयर जो है काफ़ी कॉम्प्रेस्ड होता है, काफ़ी प्रेशर में होता है, 4 टाइम्स देन द एयर प्रेशर, कॉम्प्रेस्ड एयर है। देन कॉम्प्रेस्ड एयर मतलब जिसका प्रेशर ज़्यादा है। देन कॉम्प्रेस्ड एयर एंड फ्यूल यूज होता है, दैट इज केरोसिन टाइप ऑयल यूज करते हैं हम लोग, आर सेंड टू द कंबशन चेम्बर, जो जेट प्लेन के अंदर कंबशन चेम्बर है उसमें भेजते हैं। देन स्पार्क इज क्रिएटेड, एक्सटर्नली हम लोग स्पार्क क्रिएट करते हैं। देन ह्यूज गैस फॉर्म होता है, ह्यूज मतलब ह्यूज गैस, शायद आप लोगों ने देखा होगा कि जब आसमान में जेट प्लेन जाता है देन ह्यूज गैस क्रिएट होता है। दिस गैस स्ट्राइक्स द टर्बाइन ब्लेड को स्ट्राइक करता है, इंजन स्टार्ट होता है, एंड वो गैस नोजल होके बाहर निकलता है। When this gas exit from nozzle, उसका वेलोसिटी ज़्यादा होता है, हाई वेलोसिटी, देन सेम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी इज गिवन टू द प्लेन, जो मतलब जिस वेलोसिटी से, जिस मोमेंटम से वो जो गैस है एग्जिट करेगा फ्रॉम द नोजल, वही मोमेंटम में वो जेट को पुश करेगा इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, राइट। क्योंकि मोमेंटम सेम होना चाहिए, तो जिस मोमेंटम से वो बाहर आएगा उसी मोमेंटम में वो जेट प्लेन को पुश करेगा इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। दस So guys, that's all from today's session. I hope you have learned few interesting topics from today's class, right? So we'll meet in the next video. आज के लिए चलते हैं, नमस्कार, टाटा, बाय बाय, हैव अ गुड टाइम।